हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये त्रिभुज कुछ मान दिए गए हैं, आपको वो ढूंढना है जहां पर जिस मान से त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका चौथा। इस मान से त्रिभुज नहीं बन सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। इसमें देख लीजिए, कोई भी दो भुजा को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, अगली भुजा ज्यादा है। यहाँ पर देखिए 1.5 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इससे ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ेंगे इससे ज्यादा ही बनेगा। 5 7 12, 6 से ज्यादा है, 6 9 11, 7 से 12 है, 5 6 11, 7 से ज्यादा है, और 7 6 13, 5 से ज्यादा है। इसमें देखिए 5 सबको जोड़ेंगे 12, जो कि इसमें क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस तरह से चौथा में त्रिभुज नहीं बन सकता। तो आइए इस तरीका से त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बंद करो। तो आप सभी कैसे हो? और आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में। मेरे ख्याल से मैं जितना हो सकेगा कंप्लीट आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, और कुछ छूटना नहीं चाहिए। बाकी कुछ छूटा है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी डील करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज में भुजा कितनी होती है? 3 होते हैं। कोण कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए, इसमें एक कंडीशन होगा, याद रखिए ना, 3 जो भुजा है मिलकर त्रिभुज तभी बनेगा जब किन्हीं दो भुजाओं का योग, मैं बोल देता हूं, लिखिए पहले बात, जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, कब तभी आपका त्रिभुज जो है बनेगा। उसके बगैर त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर? ठीक है। अब चलिए हम इस पर आते हैं, इसके वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या चीज है इसको समझिए। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज बनेंगे आपके। पहला समबाहु, जिसके तीनों भुजाएं समान हो। दूसरा है समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। और तीसरा है विषम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग दाब की हो। उसे हम क्या बोलेंगे? विषम बाहु। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण, अर्थात 90 से क्या हो? कम। दूसरा है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 का हो, या राइट एंगल या फिर समकोण। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 100 90 और 180 के क्या होता है? बीच होता है। ठीक है। ये क्या हुआ? त्रिभुज का वर्गीकरण। अब त्रिभुज के प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो ध्यान से देखिए, ये दोनों भुजा बराबर है। अगर ये 54 अंश है तो ये कितना होगा? तो आंसर कितना होना चाहिए? चलिए आप लोग बताइए। 54 क्यों होना चाहिए? सभी ने 2 भुजा। क्या क्या बोले? फिर से बोलो। नहीं जानते जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रॉपर्टीज कौन से इसको समझिए। किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ये भुजा हो गया, इसके आगे जो कोण है ना वो क्या होगा? सम्मुख कोण। ये भुजा है, इसके आगे क्या हो गया? सम्मुख कोण। चूंकि ये दोनों भुजा समान है, इसलिए इन दोनों के सम्मुख कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। ये त्रिभुज का क्या है? एक विशेष प्रॉपर्टी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस चीज को समझिए। तो इसे बोलते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण बोलते हैं। अब ये बहिष्कोण का प्रॉपर्टी, इसका गुण क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण, ठीक है, उसका मान दूरस्थ स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगर इसको मैं y मानूं, इसको मानूं x, इसको मानूं z, तो y बराबर होगा x धन z। क्लियर?
त्रिभुज के किसी भी बहिष्कोण का मान दूरस्थ स्थित अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। याद रखना, मैं यहां पर भी एक बहिष्कोण बना सकता हूं, यहां पर भी बहिष्कोण बना सकता हूं और यहां पर भी एक बहिष्कोण बना सकता हूं। तो कोई भी बहिष्कोण ले लीजिए, उसका मान दूरस्थ स्थित अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में इसको 54 दे दिया है, इसको दे दिया है 25, तो इसका मान कितना होगा? 25 4 29 होगा। ये राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो क्लोज करना है। हाँ, तो देखिए, अब हम जानना चाहते हैं त्रिभुज की माध्यिका। ये क्या चीज होता है, तो समझिए इसको। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, आप बना लीजिए ए बी सी, फिर क्या कर लीजिए, मान लीजिए इनके मध्य बिंदु को आप निकालिए। मान लीजिए ये तीनों क्या है? मध्य बिंदु। तो किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा है ना, मान लीजिए ये क्या है? केंद्र O है। ये कर लेते हैं, इससे बात करते हैं। ये केंद्र O है। तो ये जो तीनों जो खींचा गया है ना, ये लीजिए L M N। L M N क्या है आपका? त्रिभुज की माध्यिका। प्लस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं। याद रखिएगा, क्या होती है? संगामी। संगामी रेखाएं उस रेखाओं को कहते हैं जो किसी एक ही बिंदु पर मिलती है या एक ही बिंदु से निकलती हुई दिखाई देती है, उन्हें क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं। तो त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती है। प्लस इस माध्यिका में एक और प्रॉपर्टीज होती है, एक चीज और याद रखिए, जहां पर ये तीनों रेखाएं मिलती हैं उन्हें बोलते हैं केंद्रक, अंग्रेजी बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब इसमें विशेष प्रॉपर्टीज क्या है, इसको समझिए। त्रिभुज का जो केंद्रक है ना, किसी भी माध्यिका को 2:1 में बांटता है। अगर मान लीजिए मैं P ले लेता हूं इसको, अगर PO बराबर 2 है तो OB बराबर कितना होगा? OB बराबर होगा 4। क्यों? क्योंकि ये 2:1 में इसको क्या कर देता है? बांटता है। 2 भाग ये, 1 भाग ये, हर माध्यिका। तो ये क्या हो गया? त्रिभुज की माध्यिका। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक और प्रॉपर्टी चलते हैं, त्रिभुज का लंब केंद्र। ये क्या चीज है, इसको समझिए। कोई भी आप त्रिभुज ले लीजिए और इसके शीर्ष से आप क्या कीजिए? लंब डालिए, बिल्कुल 90 डिग्री पर, इस तरह से। लेकिन ये 90 डिग्री नहीं हुआ, थोड़ा 90 डिग्री को मैं इस टाइप से कर देता हूं तो ज्यादा रहेगा। ये कितना होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं त्रिभुज के शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। अब त्रिभुज के शीर्ष लंब भी क्या होते हैं? संगामी होते हैं। ये भी एक बिंदु पर क्या होते हैं? मिलते हैं। और जो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे बोलते हैं हम त्रिभुज के लंब केंद्र। ठीक है, अब इसमें एक विशेष प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको समझिए। याद रखिए ना, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये ले लीजिए एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसका लंब केंद्र कहां पर होगा? इसका लंब केंद्र देखो, यहां से अगर मैं लंब डालूं तो यहीं पर मिलेगा, यहां से लंब डालूं तो यहीं पर मिलेगा, यहां से अगर लंब डालूं, याद रखना शीर्ष से आपको सम्मुख भुजा पर लंब डालना है, तो मिला कहां पर? यहां। अर्थात एक समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र है उसके समकोण बनाने वाली भुजाओं के क्रॉसिंग पॉइंट पर होता है। एक और प्रॉपर्टी देखिए, अगर त्रिभुज अधिकोण है, ये लीजिए, ये ए बी सी, इस स्थिति में इसका लंब केंद्र कहां पर होगा? याद रखिए, इस स्थिति में इसका जो लंब केंद्र होगा, इस प्रकार से ले लीजिए और इस प्रकार से ले लीजिए। तो ये नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया। हाँ, ये नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर ये इस तरह से, ये इस पर लंब हो गया और इससे ये इधर इस पर लंब होगा। देखिए ऐसे करके, और ये भुजा है,
ये भुजा किस पर लंब होगा, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सही करते हैं। मान लीजिए ये क्या है आपका, एक अधिक कोण त्रिभुज, तो सीधी सी बात है, इसको हम अगर लंब डालें तो ये 90 डिग्री ऐसे बनेगा, इसको हम पीछे बढ़ा देते हैं, और इसका ये इस शीर्ष से सम्मुख भुजा ये है, इस पर लंब डालेंगे तो कुछ ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बन गया, ये शीर्ष, इस शीर्ष का सम्मुख भुजा कौन है, ये, इस पर हम कुछ लंब डालेंगे तो ये ऐसे बनेगा। इस तरह से इस कंडीशन में इसका जो लंब केंद्र है त्रिभुज के बाहर भी आपको मिल सकता है। अब आ जाते हैं त्रिभुज में सर्वांग समता। तो सर्वांग समता क्या है कि हर चीज उसमें क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा, तो उसे बोलते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता प्रूव करने के लिए हमारे पास कई नियम होते हैं, जैसे कि एस ए एस भुजा कोण भुजा, एस 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 भुजा भुजा भुजा, ए एस ए भुजा कोण भुजा, आर एच एस ये राइट एंगल जो त्रिभुज है उसमें लागू होता है। तो ये कुछ नियम है, इसकी सहायता से हम जो है कोई भी दो त्रिभुजों में सर्वांग समता प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सर्वांग समता क्या चीज होती है, कोई भी दो त्रिभुज बिल्कुल एक समान होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांग सम। जैसे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है आपके, सर्वांग सम है। ये देखिए उदाहरण, समरूपता, समरूपता में याद रखना, समरूपता में त्रिभुज का सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, उसका रूप समान होना चाहिए, और रूप का तात्पर्य है कोण समान होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये त्रिभुज ले लीजिए और एक इसी के नीचे मैं ले लेता हूं ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। याद रखें ये इक्वल एंगल है, मतलब 60 60 60 होगा, और ये भी क्या होगा 60 60 और 60। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे। तो कंडीशन क्या है, कोई भी दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए सर्वांग समता जरूरी नहीं है। दूसरी भाषा में कोई त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो समरूप तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है फिर भी वो समरूप हो सकता है, इसी कारण से। क्लियर, ये क्या है, सर्वांग समता है, ये क्या है, समरूपता है। ये नियम की मैं अगर चर्चा करूं तो नियम को आप कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण, संगत त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण से मेल खाता हो तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। दूसरा, कोई भी त्रिभुज के संगत तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुज में अगर समान हो तो वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कोई भी दो त्रिभुज में कोई भी भुजा तथा उसके दो कोण समान है तो क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। ये कुछ उसके नियम हैं। ये एक त्रिभुज है उदाहरण के लिए, इसका मान 5 है, इसका मान 7 है, इसका मान 8 है। अब आपके पास प्रश्न दे दिया x y z इसके एंगल है, तो उदाहरण के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया x y और z, दूसरा है y x z, तीसरा है z x y, इस प्रकार से अगर दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसमें त्रिभुज की कौन सी प्रॉपर्टी याद रखती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी त्रिभुज में जितनी भुजा बड़ी रहेगी उसका सम्मुख कोण भी उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। या दूसरी भाषा में किसी भी त्रिभुज में किसी भी कोण का सम्मुख भुजा जितना बड़ा कोण होगा उसी के अनुपात में उसकी क्या होगी, भुजा भी होगी। अर्थात बड़ा कोण का सम्मुख कोण बड़ी भुजा होगी और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी भुजा होगी। इसको अपोजिट ऐसा समझ सकते हैं, बड़े भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होगा और छोटे भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, छोटा होगा। इस कंडीशन से देखा जाए तो चूंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो ये ले लीजिए। दूसरा ठीक, उसके बाद ये 7 है तो दूसरा नंबर में ये आएगा अर्थात y, और तीसरा नंबर में लास्ट में क्या आएगा, z। चूंकि 5 भुजा सबसे छोटी है 5 सेंटीमीटर, इसलिए इसका सम्मुख कोण सबसे क्या होगा, छोटा होगा।